सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक विशाल अजेय मुगल साम्राज्य हो। जिसके पास लाखों की सेना हो, बेशुमार दौलत हो। बिल्कुल। और उसे किसी और बड़ी सेना ने नहीं, बल्कि एक 25% के प्रोटेक्शन टैक्स, कुछ फ्रीलांस सैनिकों की एक डिसेंट्रलाइज्ड फौज और एक ऐसे इंसान द्वारा बनाई गई नेवी ने घुटनों पर ला दिया, जिसके पूर्वजों ने हमेशा सिर्फ सूखी जमीन पर ही युद्ध लड़े थे। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है, पर ये हमारा इतिहास है। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहन विश्लेषण में, यानी इस डीप डाइव में, हम कुछ बहुत ही खास सोर्सेज की पड़ताल कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ कुछ बेहद शानदार हैंडरिटन नोट्स हैं जो बेसिकली उन लोगों के हैं जो एसएससी, पीसीएस या रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। हाँ, वो टॉपर स्टाइल नोट्स जिसमें अलग अलग कलर्स के हाइलाइटर्स और चार्ट्स होते हैं। हाँ, वही। इनके मार्जिन में तीर बने हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, और ये नोट्स मराठा साम्राज्य के उदय और पतन की पूरी कहानी को इतने बढ़िया तरीके से समझाते हैं। पर देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ तारीखें और नाम रटना नहीं है। सही बात है। हम उन नीतियों, ट्रीटीज और स्ट्रैटेजीज के पीछे का जो मास्टर प्लान था, उसे डिकोड करेंगे, जिन्होंने उस दौर में भारत का पूरा पॉलिटिकल ज्योग्राफी बदल कर रख दिया था। और इन नोट्स की सबसे खास बात यही है कि ये इतिहास को ना सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की एक लिस्ट की तरह देखते हैं, बल्कि ये असल में उन एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री मैकेनिज्म्स पर रोशनी डालते हैं। मैकेनिज्म, राइट। हाँ, मतलब एक छोटी सी जागीर से शुरू होकर दिल्ली तक का सफर, और फिर बाद में ताश के पत्तों की तरह उस पूरी इमारत का ढह जाना। मैं तो कहूंगी कि ये किसी भी पॉलिटिकल या कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो चलिए इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं उस दौर से, जब 17वीं शताब्दी में मुगलों की पकड़ दक्षिण भारत पर धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। इन नोट्स को पढ़ते हुए मुझे एक बहुत ही अजीब पर मजेदार चीज दिखी। अच्छा, क्या था वो? इसमें मराठा शासकों का जो सीक्वेंस है, यानी जो क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन है, उसे याद रखने के लिए एक ट्रिक लिखी है। ट्रिक है शिव श्याम राज तेरा शाही। ओह हाँ, ये एक बहुत ही क्लासिक मेमोरी ट्रिक है। पर देखने में तो ये किसी पुरानी कविता की लाइन बढ़ती है। इसका असल मतलब क्या है? मैं बताती हूँ। ये एक लाइन बेसिकली पूरी टाइमलाइन को दिमाग में बैठाने का एक अचूक तरीका है। अगर हम इसको डिकोड करें तो शिव का मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज, सही। श्याम से उनके पुत्र संभाजी, राज से राजा राम, तारा से ताराबाई और शाही से शाहू। ये पूरा का पूरा जो मराठा फैमिली ट्री है ना, जो 1627 से लेकर 1740 के दशक तक चलता है, वो इस एक लाइन में कवर हो जाता है। वाह, श्री श्यामराज ताराशाही काफी कैची है ना? पर देखिए, इस टाइमलाइन के शुरू होने से पहले का जो बैकग्राउंड है वो समझना और भी जरूरी है। अक्सर हमें लगता है कि मराठे अचानक से विद्रोह करके खड़े हो गए। हाँ, जैसे रातों रात एम्पायर बन गया हो। बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है कि एम्पायर बनने से पहले मराठे मुख्य रूप से बीजापुर और अहमदनगर की सल्तनतों में मनसबदार या सिपहसालार के तौर पर काम करते थे। वेट, एक मिनट, इसका मतलब वो लोग सिस्टम के बाहर से आए हुए बागी नहीं थे, वो पहले से ही उस एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे का हिस्सा थे। एग्जैक्टली। यही वो सबसे बेसिक पॉइंट है जिसे लोग भूल जाते हैं। क्योंकि वो पीढ़ियों से उन्हीं डेक्कन की सल्तनतों का हिस्सा थे, तो उन्हें वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू और सेना के काम करने का अंदरूनी तरीका पता था। ओह, इनसाइड इंफॉर्मेशन थी उनके पास। हाँ, उन्हें पता था कि मुगलों और बीजापुर की कमजोरियां कहाँ हैं, उनकी सेना कहाँ और क्यों धीमी पड़ जाती है। ये तो बिल्कुल किसी मॉडर्न टेक स्टार्टअप जैसा साउंड कर रहा है। जैसे आप किसी बड़ी पुरानी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, आप उनका तरीका समझते हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी को पहचानते हैं। सही कहा। और फिर एक दिन आप अपनी खुद की एक छोटी, फास्ट और एजाइल कंपनी बनाते हैं और उन्हीं की मोनोपोली को तोड़ देते हैं। मुगलों और बीजापुर के साथ भी तो यही हुआ है ना। ये कंपैरिजन काफी हद तक परफेक्ट है। देखिए, जब शिवाजी महाराज ने अपने कैंपेन शुरू किए, जैसे 1643 में बीजापुर का किला जीतना और फिर 1646 में तोरण का किला जीतना, तो ये किसी अनजान बाहरी आदमी का हमला नहीं था। राइट। ये उस सिस्टम को अंदर से समझने वाले एक विजनरी स्ट्रैटेजिस्ट का उदय था। और उनके इस विजन के पीछे उनके गार्डियन दादाजी कोंडादेव और उनके गुरु समर्थ रामदास का बहुत बड़ा हाथ था। गुरु रामदास की किताब 10 बोध से उन्हें राजनीति और धर्म की गहरी समझ मिली थी। और जब स्टार्टअप का सीधा टकराव मार्केट लीडर यानी मुगलों से हुआ, तब उन्हें पता चला होगा कि इनकी स्पीड क्या है। बिल्कुल।
1659 में बीजापुर के सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खान को चकमा देकर मारना और फिर 1653 में दक्षिण के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान को हराना, इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि मराठों की गुरिल्ला टैक्टिक्स के सामने मुगलों की भारी भरकम सेना बिल्कुल बेबस थी। पर मुगलों का काउंटर अटैक भी तो काफी स्ट्रेटेजिक था। मुझे याद है नोट्स में लिखा है कि 1665 में मुगलों और मराठों के बीच पुरंदर की संधि हुई। पर मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। पूछिए। औरंगजेब तो उस वक्त एक विशाल सेना लेकर खुद आ सकता था ना? उसने सीधे आने के बजाय राजा जयसिंह को क्यों भेजा? और इस संधि में शिवाजी के बेटे संभाजी को 5000 का मुगल मनसब क्यों दिया गया? मतलब अपने ही दुश्मन के बेटे को नौकरी पर रख लेना, ये क्या स्ट्रेटेजी थी? ये औरंगजेब की बिछाई हुई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चेस गेम थी। देखिए, डेक्कन का जो पत्थर या प्लाटो है, वो नॉर्थ इंडिया जैसा खुला मैदान नहीं था जहां मुगल अपने भारी तोपखाने का यूज कर सकें। यहाँ पहाड़ियां थीं, जंगल थे। हाँ, ज्योग्राफी अलग थी। और जयसिंह एक बेहद अनुभवी राजपूत योद्धा थे। एक लोकल ताकत को दूसरी लोकल ताकत से लड़ाना, ये मुगलों की बहुत पुरानी और आजमाई हुई स्ट्रैटेजी थी। डिवाइड एंड रूल। एग्जैक्टली। और जहाँ तक संभाजी को मनसब देने की बात है, ये एसेंशियली दुश्मन को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करने का एक तरीका था। अगर विरोधी का सक्सेसर ही आपके पेरोल पर आ जाए तो आगे चलकर होने वाले विद्रोह को साइकोलॉजिकली ठंडा किया जा सकता है। ये एक डिप्लोमेटिक सेटलमेंट था। यानी एक तरफ लड़ाई और दूसरी तरफ सेटलमेंट। पर देखिए, सिर्फ जीतने या संधियों से तो कोई साम्राज्य नहीं चलता ना, उसके लिए एक लंबा चलने वाला सिस्टम चाहिए। 1674 में जब शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि ली, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बनाया वो हैरान करने वाला है। आप अष्टाप्रधान की बात कर रहे हैं? हाँ, अष्टाप्रधान। जब मैं नोट्स पढ़ रहा था मुझे लगा जैसे मैं किसी मॉडर्न कॉर्पोरेट सी स्वीट या किसी देश की यूनियन कैबिनेट का स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ। अष्टप्रधान कोई आम मंत्रिमंडल नहीं था। ये पावर को डिसेंट्रलाइज करने का एक बहुत ही सॉलिड और मॉडर्न मॉडल था। हर 8 में से एक मंत्री का एक क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन था। तो ये ऑपरेट कैसे करता था, अगर मैं इसको आज की कॉर्पोरेट लैंग्वेज में समझना चाहूँ तो? अगर आज की लैंग्वेज में देखें तो पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर वो पूरे स्टेट का सीईओ था। अमात्य जो रेवेन्यू और फाइनेंस देखते थे वो सीएफओ हो गए। अच्छा। वाकिया नवीस इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के हेड थे, जो उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। सेनापति मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए थे। चिटनेस कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार देखते थे। सुमंत या दबीर फॉरेन मिनिस्टर थे। और फिर न्याय के लिए न्यायाधीश और धार्मिक मामलों के लिए पंडित राव। पढ़ने में तो ये डेजिग्नेशंस बहुत भारी लगते हैं, पर एक डाउट है, क्या ये मंत्री अपने डिसीजंस खुद लेते थे या फाइनल कॉल छत्रपति का ही होता था? यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती थी। ये पोजीशंस उस वक्त हेरिडिटरी यानी वंशानुगत नहीं थे। शिवाजी किसी को भी उसके टैलेंट के बेसिस पर अपॉइंट कर सकते थे और अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो फायर भी कर सकते थे। वो परफॉर्मेंस रिव्यूज होते थे? हाँ, एक तरह से। और फाइनल डिसीजन हमेशा छत्रपति का ही होता था। ये लोग सिर्फ एडवाइजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, इंडिपेंडेंट रूलर्स नहीं। समझ गया। पर इस इतनी बड़ी मशीनरी को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? नोट्स में जिक्र है कि शिवाजी ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर की रेवेन्यू पॉलिसी से इंस्पिरेशन ली थी। जमीन नापने के लिए उन्होंने कठी और जरीब का यूज किया। बिल्कुल। और फिर 2 ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हिस्ट्री में बहुत फेमस हैं, चौथ और सरदेशमुखी। ये जो चौथ था, जो कि फसल का 1/4 यानी 25% होता था, क्या ये बस एक नॉर्मल टैक्स था? देखिए, चौथ नॉर्मल टैक्स बिल्कुल नहीं था। इसे आप एक तरह की प्रोटेक्शन मनी समझ लीजिए। प्रोटेक्शन मनी? हाँ। मराठे अपने पड़ोसी मुगल राज्यों से या सल्तनतों से कहते थे कि देखिए, अगर आप हमें अपनी उपज का 25% देंगे तो हम आपके इलाके में लूटपाट नहीं करेंगे और ना ही किसी और को हमला करने देंगे। अरे वाह, मतलब एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट की तरह। हाँ, और वही दूसरी तरफ जो सरदेशमुखी था वो 10% का एडिशनल टैक्स था। ये शिवाजी इसलिए चार्ज करते थे क्योंकि वो खुद को महाराष्ट्र का हेरिडिटरी जमींदार यानी सरदेशमुख मानते थे। तो जहां चौथ ताकत के दम पर वसूला जाता था, सरदेशमुखी उनका एक लीगल क्लेम था। ये तो इकोनॉमिक्स का मास्टर स्ट्रोक है। अब अपनी आर्मी को फंड करने के लिए पड़ोसी स्टेट से पैसे ले रहे हैं। वैसे आर्मी की बात आई है तो नोट्स में 2 तरह के सैनिकों का जिक्र है।
एक थे बरगीर और दूसरे सिलेदार। हाँ, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। बरगीर वो थे जिन्हें स्टेट की तरफ से वेपन्स और सैलरी मिलती थी, और सिलेदार वो फ्रीलांस सोल्जर्स थे जो अपना घोड़ा और हथियार खुद लाते थे। पर क्या एक ऐसे फ्रीलांस सेना पर डिपेंड रहना खतरनाक नहीं था? वो तो कभी भी बगावत कर सकते थे या ज्यादा पैसे मिलने पर दुश्मन के पास जा सकते थे। रिस्क तो हमेशा रहता है, पर इसी रिस्क को मैनेज करने के लिए शिवाजी ने एक बहुत बढ़िया बैलेंस बनाया था। देखिए, बारगीर उनकी कोर आर्मी थी जो हमेशा लॉयल रहती थी। एग्जैक्टली ये परमानेंट सेना थी। सिलेदार को सिर्फ तब हायर किया जाता था जब किसी बड़े कैंपेन के लिए एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होती थी। अब आप ही सोचिए, 17वीं शताब्दी में हमेशा एक विशाल परमानेंट आर्मी रखने से स्टेट का ट्रेजरी तो खाली हो जाता ना। हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती। तो सिलेदारों का यूज करके उन्होंने एक्चुअली अपना बहुत पैसा बचाया, और उनकी कोर आर्मी यानी बरगीर इतने स्ट्रांग थे कि सिलेदार कभी भी बगावत करने की सोच भी नहीं सकते थे। कॉस्ट कटिंग भी, एफिशिएंसी भी और रिस्क मैनेजमेंट भी, ये वाकई कमाल है। और इस विजनरी अप्रोच का एक और एग्जाम्पल है उनकी नेवी। ओ हाँ, उनकी नौसेना। इंडियन हिस्ट्री में अक्सर एम्पायर जमीन पर ही लड़ते थे। मुगलों के पास कोई प्रॉपर नेवी नहीं थी, तो मराठा ने अचानक समुद्र की तरफ ध्यान क्यों दिया? क्योंकि उनका जियोग्राफिकल विजन बहुत क्लियर था। उन्होंने वेस्ट कोस्ट पर पोर्चुगीज, ब्रिटिश और सिद्दी जैसी ताकतों को आते देखा था। वो जानते थे कि अगर कोस्टलाइन सेफ नहीं है तो चाहे आपके पास जमीन पर कितनी ही बड़ी आर्मी क्यों ना हो, आपका एम्पायर सेफ नहीं हो सकता। ये बात उन्हें बाकी राजाओं से अलग बनाती है। बिल्कुल, यही सोच उन्हें एक आर्म वॉरियर से एक विजनरी स्टेट्समैन बनाती है। सब कुछ एक परफेक्ट प्लान के साथ चल रहा था, एक स्ट्रांग फाउंडेशन थी, पर ये पूरी मशीनरी एक पावरफुल फाउंडर के इर्द गिर्द घूमी थी। प्रॉब्लम तब आती है जब वो फाउंडर नहीं रहता। 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है, और उसके बाद ये पूरा सिस्टम एक भयानक सक्सेशन क्राइसिस में फंस जाता है। सही कहा। 1680 के बाद का जो फेज है वो मराठा हिस्ट्री का सबसे मुश्किल दौर है। राजाराम को हटाकर संभाजी गद्दी पर बैठते हैं, और 1681 में संभाजी एक ऐसा बोल्ड स्टेप लेते हैं जिसने औरंगजेब के गुस्से को आग लगा दी। उन्होंने औरंगजेब के बागी बेटे अकबर सेकंड को अपने यहाँ शरण दे दी। ये तो मतलब सीधे तौर पर सबसे खतरनाक मुगल शासक की अथॉरिटी को चैलेंज करना था। और इसका रिजल्ट बहुत दर्दनाक था। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को कैप्चर करके उनकी बेरहमी से हत्या करवा दी, उनकी कैपिटल रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और उनके छोटे बेटे शाहू को बंदी बना लिया। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां लग रहा था कि मराठा एम्पायर अब खत्म हो गया। राजा मर चुका था, एयर कैद में था और कैपिटल छिन गई थी। औरंगजेब को लगा होगा कि अब लीडर नहीं है तो मराठे डर के बिखर जाएंगे, पर जैसा कि हम जानते हैं ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। राजाराम अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके जिंजी ले गए। 1700 में राजाराम की डेथ हो जाती है, पर तब एंट्री होती है ताराबाई की। और ताराबाई जो करती हैं, मुझे लगता है इस पूरे इतिहास का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट वही है। एक महिला जो औरंगजेब जैसे ताकतवर दुश्मन के आगे झुकती नहीं है। ताराबाई का लीडरशिप सच में एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपने 4 साल के बेटे शिवाजी सेकंड को गद्दी पर बिठाया और मुगलों के खिलाफ लड़ाई को एक नए लेवल पर ले गई। उन्होंने सभी मराठा सरदारों को यूनाइट रखा। उनकी इसी रेजिस्टेंस की वजह से औरंगजेब को अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल डेक्कन की धूल फांकते हुए बिताने पड़े, और फाइनली 1707 में वो वहीं मारा गया। और जैसे ही औरंगजेब मरता है, कहानी में एक नया प्लॉट ट्विस्ट आता है। नया मुगल एम्परर बहादुर शाह प्रथम पावर में आते ही एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो शाहू को, जो सालों से जेल में था, आजाद कर देता है। हाँ। अब शाहू महाराष्ट्र लौट आता है, जहां ताराबाई पहले से रूल कर रही थी। क्या मुगलों ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मराठे आपस में ही लड़ने लगे? ये कंप्लीटली एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव था, और देखिए वो इसमें सक्सेसफुल भी रहे। 1707 में शाहू और ताराबाई की फोर्सेस के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ। जो मराठे कल तक मुगलों से लड़ रहे थे, वो अब आपस में पावर के लिए लड़ने लगे। और इसी सिविल वॉर से एक नए पावर सेंटर का उदय होता है, पेशवा। नोट्स के मुताबिक शाहू ये युद्ध बालाजी विश्वनाथ की मदद से जीते हैं, जो बाद में 1713 में पेशवा बन जाते हैं। तो क्या यही वो मोमेंट था जहां छत्रपति की पावर कम हो गई और रियल कंट्रोल पेशवा के पास आ गया? बिल्कुल। देखिए, शाहू जब कैद से आए तो उन्हें ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स का उतना एक्सपीरियंस नहीं था, और मराठा सरदार अलग अलग फैक्शंस में बटे हुए थे। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी डिप्लोमेसी से उन सरदारों को शाहू के साइड किया,
स्टेबिलिटी के बदले शाहू ने धीरे धीरे अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स पेशवा को दे दी। और इसके बाद पेशवा का पद हेरिडिटरी हो गया, राइट? हाँ, उसके बाद छत्रपति बस एक नॉमिनल हेड रह गए और एक्चुअल पावर पेशवा के हाथों में आ गई। इस शिफ्ट के बाद तो मराठा एम्पायर ने नॉर्थ में दिल्ली तक अपना झंडा लहरा दिया, पर पावर अब डिसेंट्रलाइज हो चुकी थी। अलग अलग सरदार जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ अपने अपने इलाकों में स्ट्रांग हो गए थे। और यही वो दौर था जब उनका सामना मुगलों से नहीं बल्कि एक नई और चालाक फॉरेन पावर से हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां से शुरू होता है आखिरी चैप्टर, एंग्लो मराठा वॉर्स। नोट्स में इन वॉर्स की ट्रीटीज को याद रखने के लिए एक बहुत फनी ट्रिक लिखी है, सुप सब पियो। हाँ, सुप सब पियो। सुनने में तो किसी सूप पीने की एडवाइस लग रही है। हाँ। इसका एक्चुअल डिकोडिंग क्या है? ये लाइन दरअसल मैराथन्स के पतन का स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है। सू से सूरत की संधि 1775, प से पुरंदर की संधि 1776, स से सलबाई की संधि 1782, फिर ब से बसेन या वसीन की संधि और आखिर में पू से पूना की संधि। ये सीक्वेंस बताता है कि कैसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे उन्हें अपने लीगल और डिप्लोमेटिक जाल में फंसाया। पर एक सेकंड, अगर हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की बात करें जो 1775 से 82 तक चला था, उसमें तो मराठा ने अंग्रेजों को हरा दिया था ना? हाँ, बिल्कुल हराया था। अक्सर लोगों को लगता है कि अंग्रेज कभी हारे ही नहीं। नहीं, पहले युद्ध में मराठा ने उन्हें बुरी तरह हराया था, क्योंकि उस वक्त तक मराठा सरदार काफी हद तक यूनाइटेड थे। इस युद्ध के बाद जो सायबाई की संधि हुई, उसने अगले 20 सालों तक पीस मेंटेन की। पर अंग्रेज वहां रुके नहीं, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली। वो समझ गए कि यूनाइटेड मराठों को डायरेक्टली हराना पॉसिबल नहीं है। पर ये वॉर स्टार्ट ही क्यों हुआ था? ये सूरत की संधि किसने की थी अंग्रेजों के साथ? क्या रघुनाथ राव नाम के किसी इनसाइडर ने उन्हें खुद बुलाया था गद्दी के लिए? एग्जैक्टली, यही मराठों की सबसे बड़ी भूल थी। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहता था और इसी लालच में उसने अंग्रेजों के साथ डील कर ली। अंग्रेजों ने बस इसी आपसी पॉलिटिक्स और लालच को अपना हथियार बनाया। जो 20 साल का पीस टाइम मिला था, उसे मराठों ने अपने मिलिट्री को अपग्रेड करने के बजाय आपस में लड़ने में वेस्ट कर दिया। होलकर और सिंधिया की आपसी लड़ाइयां। राइट, हाँ, और अंग्रेज बाहर बैठकर बस उनके कमजोर होने का वेट करते रहे, जिसका रिजल्ट हमें सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर यानी 1803 से 5 वाले दौर में दिखता है, जब लॉर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल था। उस वक्त तक महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जैसे आखिरी महान नेता नहीं रहे थे, और उस वक्त का जो पेशवा था बाजीराव सेकंड, वो डरकर अंग्रेजों के पास भाग गया और उसने बसेन की संधि कर ली। इसको तो मराठों का डेथ वारंट कहा जाता है ना? इससे डेथ वारंट कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस संधि से बाजीराव ने अंग्रेजों की सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर ली थी। इसका सीधा मतलब था कि अब उनके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठेगा, ब्रिटिश सेना उनके यहाँ रहेगी और उसका खर्च भी मराठे देंगे। और सबसे बड़ी बात, वो अंग्रेजों की परमिशन के बिना किसी से लड़ाई या दोस्ती नहीं कर सकते थे। वाह, मतलब प्रैक्टिकली उन्होंने अपनी आज़ादी खुद अंग्रेजों को सौंप दी। बिल्कुल। उसके बाद तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो 1817 और 18 में हुआ, वो बस एक फॉर्मेलिटी रह गया था। मेरे नोट्स में इस युद्ध को पिंडारी वॉर भी कहा गया है। अंग्रेजों ने इल्जाम लगाया कि मराठे इन पिंडारीज यानी लुटेरों को बचा रहे हैं। पर मैं ये सोच रहा था, ये पिंडारी असल में थे कौन? इनका कोई कनेक्शन उन सीलेदार सैनिकों से था जिनकी हमने पहले बात की थी? आपने बिल्कुल सही लिंक पकड़ा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पिंडारी थे, ये वही फ्रीलांस सैनिक थे जो पहले मराठा आर्मी में सेलेदार का काम करते थे। जब एम्पायर कमजोर हुआ और स्टेट के पास इनको हायर करने का पैसा नहीं बचा, तो ये लोग कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड हो गए और अपना पेट पालने के लिए इन्होंने पूरे सेंट्रल इंडिया में लूटपाट शुरू कर दी। अंग्रेजों ने इन्हीं को रोकने का बहाना बनाया और मराठों पर फाइनल अटैक कर दिया। ये कितनी बड़ी आयरनी है। जरा सोचिए, जो सीलेदार सिस्टम किसी जमाने में शिवाजी महाराज की आर्मी का कॉस्ट कटिंग मास्टर स्ट्रोक था, जिसके दम पर एम्पायर बढ़ा हुआ, वाह, वही सिस्टम जब स्टेट के कंट्रोल से बाहर हुआ तो उनके पतन का कारण बन गया। सही बात है। और इसके बाद फाइनली पूना की संधि हुई और मराठा एम्पायर हिस्ट्री बन गया। अंग्रेजों ने आखिरी पेशवा को पेंशन देकर कानपुर के पास बिथुर भेज दिया। जिस साम्राज्य ने कभी मुगलों को हिला दिया था, उसका एंड एक पेंशन पर हुआ। ये इतिहास का एक बहुत कड़वा सच है। कोई भी एम्पायर सिर्फ टोप और बंदूकों की कमी से नहीं हारता। जब आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जैसे मेरिट के बेसिस पर मंत्री चुनना कमजोर पड़ जाते हैं,
जब हर चीज हेरिडिटरी बन जाती है और जब देश से ज्यादा आपसी दुश्मनी प्यारी हो जाती है तो डाउनफॉल पक्का है। अंग्रेजों ने उन्हें मैदान जंग में नहीं हराया, बल्कि मराठों की आपसी फूट और विजन की कमी ने उन्हें हारने पर मजबूर कर दिया। तो जो लोग सुन रहे हैं, अगर हम इन बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स के जरिए आज के इस डीप डाइव का कंक्लूजन निकालें तो बात साफ है। एक विजनरी लीडर ने दुश्मन की कमजोरियां समझी, सिस्टम में रहकर उसकी बारीकियां सीखीं, अष्टप्रधान बनाया, इकोनॉमी सेट की और नेवी जैसी फ्यूचर प्रूफ प्लानिंग की। पर बाद की जनरेशन ने उसे पावर की लालच और आपसी झगड़ों में गवा दिया। बाहर का दुश्मन आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आपके अंदर की दीवारें खुद ना गिरने लगें। बिल्कुल, ये सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं है, बल्कि आज के किसी भी कॉर्पोरेट सेटअप, ऑर्गेनाइजेशन या देश के लिए एक ह्यूज लेसन है। अगर आप अपने बनाए रूल्स और यूनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा। इस डीप थॉट के साथ मैं बस एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं, जहां से हमने शुरुआत की थी। हमने बात की कि कैसे शिवाजी महाराज ने मालिक अंबर के रेवेन्यू मॉडल से इंस्पिरेशन ली थी और उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। हम नेचुरली शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करते हैं, पर जरा सोचिए, इतिहास में ऐसे और कितने ही मालिक अंबर जैसे अननोन मास्टरमाइंड्स रहे होंगे जिन्होंने ऐसी लाजवाब स्ट्रैटेजीज बनाई। लेकिन बड़े एम्पायर्स ने उनके मॉडल को अपना लिया और आज उन असली मास्टरमाइंड्स को कोई याद भी नहीं करता। हाँ, हिस्ट्री अक्सर उनको भुला देती है। एग्जैक्टली। इतिहास अक्सर सिर्फ जीतने वालों का नाम याद रखता है, उन जीतों का ब्लूप्रिंट बनाने वालों का नहीं। इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।